जादुई फ्रॉक का तालाब। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक गांव, जहां दो दोस्त शेफाली और प्रियंका रहती थी। शेफाली एक अमीर घर की लड़की थी जो बहुत जिद्दी और झगड़ालू किस्म की थी। दूसरी तरफ प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी जो बहुत सीधी और दयालु लड़की थी। शेफाली के पिताजी शहर में एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। वहीं प्रियंका के पिता गांव में मजदूरी का काम करते हैं, जो किसी तरह कुछ पैसे कमाकर अपना घर खर्च चला रहे होते हैं। प्रियंका और शेफाली अच्छी दोस्त थी, लेकिन शेफाली हमेशा प्रियंका को बुरा भला कहती रहती थी। लेकिन फिर भी प्रियंका उसका साथ नहीं छोड़ती थी। शेफाली और प्रियंका दोनों अपने अपने स्कूल जाया करते थे। शेफाली का स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल था, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका का एक सरकारी स्कूल था जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। ये सब देख रही शेफाली एक दिन प्रियंका से कहती है, कल मेरा जन्मदिन है और तुझे कल मेरे जन्मदिन पर आना है। मेरे पिताजी ने शहर से ढेर सारे केक ऑर्डर करे हैं और सभी बच्चों को एक एक केक मिलेगा। अरे वाह शेफाली, क्या तुम सच कह रही हो? सबको एक एक केक मिलेगा? हाँ, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं। और तुम तो जानती हो कि मेरे पिताजी कितना पैसा कमाते हैं। आखिरकार वो पैसा जाएगा कहाँ? मैं अपने घर में इकलौती लड़की हूँ और मेरे माता पिता दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने थोड़ी ना भेज रहे हैं, वो मुझे गाँव के प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, तुम केक खाने की चिंता करो बस। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट लाना चाहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारे बचपन के दोस्त हूँ। बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम कभी नहीं ला कर दे सकती, और इसलिए मैं तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहती। मेरे पिताजी मेरे लिए काफी है। तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो अपने कटे फटे कपड़े पहनकर मेरी पार्टी में मत आना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्रियंका अपनी दोस्त शेफाली की बुरी भली बातें सुनने के बाद भी गुस्सा नहीं करती और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल शेफाली का जन्मदिन है और शेफाली ने सभी दोस्तों को बुलाया है। मैं शेफाली को गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन शेफाली ने कहा कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर आऊँ ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। क्या आप मेरे लिए एक फ्रॉक सिल दोगी माँ? अरे बेटा प्रियंका, शेफाली तो अमीर घर की लड़की है, उसके पास आए दिन नए कपड़े होते हैं और हम एक गरीब परिवार से हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे पिताजी का काम कितना कम चलता है, उसमें मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक कहाँ से बना सकती हूँ? हाँ, अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे पास समय है तो मैं फिर तुम्हें एक हफ्ते बाद फ्रॉक बनाकर दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं रखे और ना ही मेरे पास फोन है जो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर कपड़ा मंगवा दूँ। तुम अपनी लाल वाली फ्रॉक पहनकर चली जाना, उसमें 2 ही कट लगे हैं बस। माँ, शेफाली के स्कूल के दोस्त भी आएंगे और वो सभी अमीर घर से हैं। शेफाली की बचपन के दोस्त होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। शेफाली ने मुझे गिफ्ट देने के लिए मना किया है, लेकिन मुझसे कहा है कि मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊँ। क्या मैं वो भी नहीं कर सकती? देखो बेटा, तुम्हें बर्थडे में जाना हो तो जाओ, लेकिन तुम जिद मत करो। हमारी इस गरीबी में हम तुम्हें कहाँ से फ्रॉक ला कर दे? और अगर तुम अपनी कटी फटी फ्रॉक पहनकर भी चली जाओगी तो इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हमें सब जानते हैं कि हम गरीब हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रियंका चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर एक फ्रॉक के बारे में सोचने लगती है। काश मेरे पास शेफाली की तरह अलग अलग रंग बिरंगी फ्रॉक होती और मेरे पास तरह तरह की चप्पलें होती, सैंडल होती और मैं एक नॉर्मल घर में रह रही होती। प्रियंका ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है कि तभी उसके पिताजी घर आते हैं और प्रियंका को बुलाते हैं। प्रियंका बेटा, इधर आना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आज काम से आते वक्त मुझे रास्ते में 100 रुपए की फ्रॉक मिल रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए एक फ्रॉक लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ बेटा कि ये सस्ती फ्रॉक है, लेकिन मैं अपनी बिटिया के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगी।
पिताजी, मैं तो पूरे दिन से माँ से यही बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप मेरे बिना बताए मेरे लिए फ्रॉक लेकर आ गए। दिखाओ जरा, मैं पहनकर देखूं। प्रियंका अपनी फ्रॉक पहनती है और उसको पहनकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ की नजर उस फ्रॉक पर लगे हुए कट पर जाती है। आपको ये सस्ती फ्रॉक इसलिए मिल गई क्योंकि इसमें कट लगा हुआ है। इस गरीबी में मैं तुम्हारे लिए जो ला सकता था वो मैं ले आया बेटा। मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद आई तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब कटी फटी है तो तुम इसको सही कर लो। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रियंका वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रियंका मन ही मन बहुत ज्यादा बातें सोच रही थी और उसे अगले दिन अपनी दोस्त के यहाँ जाना होता है और वो इसी बात की चिंता कर रही थी। और वो अपने कमरे में बैठकर उस फ्रॉक को बार बार देखकर वही फ्रॉक एक अच्छी फ्रॉक में इमेजिन कर रही थी। लेकिन वो फ्रॉक अच्छी होने के साथ साथ कटी हुई थी, जिस कारण उसको शेफाली की सारी बातें याद आ गई। लेकिन फिर भी प्रियंका गरीबी के कारण उस फ्रॉक को सिलकर पहन लेती है और अगली शाम वही फ्रॉक पहनकर बर्थडे में चली जाती है। अरे वाह, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और मेरे दोस्त भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह प्रियंका, तुम भी आ गई। अब तुम सभी यहाँ पर खड़े हो जाओ। शेफाली के सभी दोस्त एक जगह खड़े हो जाते हैं और वहीं प्रियंका अपनी फटी हुई फ्रॉक को पहने शर्म से एक तरफ कोने में खड़ी रहती है कि तभी शेफाली उसे खींचकर अपने साथ ले आती है। अरे चल ना, सबके साथ खड़ी हो, तेरे भी बड़े नखरे हैं। यार शेफाली, मेरे पिताजी कल मेरे लिए एक फ्रॉक लेकर आए, लेकिन उसमें कट लगा था और तुमने मुझे कहा था कि फटी हुई फ्रॉक पहनकर मैं ना आऊं। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे बर्थडे में रुकूं या चली जाऊं? ओह अच्छा, तो इसलिए तो मेरे पास नहीं आ रही और इतने नखरे दिखा रही है। अब समझी। लेकिन एक बात बताऊं, तुझे समझ नहीं आया कि मैंने तुझे मना किया था कि मेरी बेइज्जती मत कराइयो, और तू फिर भी अपनी कटी फटी फ्रॉक में ही आ गई। जा यहाँ से, वरना मेरी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी और मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगी कि मेरी दोस्त एक गरीब दोस्त है। अच्छा, तुम गुस्सा मत हो। ये लो, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लेकर आई थी। ये चॉकलेट तुम रख लो। मुझे तेरी कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तू सस्ती सी चॉकलेट उठाकर लेकर आई होगी और तेरी जैसी बहन जी खुद ये चॉकलेट खा ले। अब चल जल्दी से निकल यहाँ से। मेरे माताजी पिताजी आएंगे और वो मेरा केक कट करवाएंगे। उसके बाद सभी को एक एक केक मिलेगा, लेकिन मैं तुझे केक नहीं खिलाऊंगी क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। शेफाली की बुरी बुरी बातें सुनकर प्रियंका रोते रोते अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो सारी बातों में गुम हो जाती है और चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। काश हम अमीर होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और मेरी दोस्त शेफाली मेरी दोस्त होने के बाद भी मुझे इतना बुरा भला कहती है। मुझे उसके बर्थडे में जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसने मुझे मना भी किया था, लेकिन फिर भी मैं उसके बर्थडे में गई। सब में मेरी ही गलती है। मुझे लगता है इस गरीबी में मुझे मर जाना चाहिए। प्रियंका अपने आप को कोस रही होती है कि तभी उस तालाब में से आवाज आती है, तुम जोर जोर से क्यों रो रही हो और फिर तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने मन को समझाने की जरूरत है और उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। तुम इतनी समझदार लड़की होने के बाद भी उल्टी बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? जरा मेरे सामने तो आओ, फिर मैं आपको अपनी सारी मजबूरी बताऊंगी। तुम्हारे सामने बना ये तालाब, इसमें से ही मैं बोल रही हूँ। मैं एक जादुई तालाब हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। आज तुम इस तालाब के पास बैठकर रो रही हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या सच में तालाब भी बोलते हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि जादुई तालाब भी होता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी जानती हूँ क्योंकि तुम अभी रोते रोते सब कुछ बता रही थी, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पूरे तालाब में एक दिव्य रोशनी घूमती है
और पूरे तालाब में फ्रॉक ही फ्रॉक होती है। इतनी सारी फ्रॉक देखकर प्रियंका बहुत खुश होती है। ये लो, मेरी ये सारी जादुई फ्रॉक है। इनमें से तुम्हें जो भी रंग की फ्रॉक पसंद हो वो तुम उठा लो। प्रियंका चाहती थी कि सभी फ्रॉक उसकी हो जाए, लेकिन तालाब की बातें सुनकर प्रियंका एक रंग की फ्रॉक पसंद करती है और कहती है, मेरा एक फ्रॉक से क्या होगा, ये तो एक ही है ना। हाँ, ये एक जरूर है, लेकिन ये जादुई फ्रॉक है। तुम इसे कोई साधारण फ्रॉक मत समझना और ना ही इस फ्रॉक को किसी को देना। और याद रहे कि तुम्हें इस फ्रॉक का लालच नहीं करना है और ना ही इसका इस्तेमाल कहीं गलत जगह करना है। तुम इस फ्रॉक से अपनी मनचाही हर चीज मांग सकती हो और ये फ्रॉक तुम्हें सारी चीज देगी। क्या सच में ये आप सच कह रही हो? तुम्हारी इस गरीबी को मिटा भी सकती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम घर जाकर इसे मांग कर देख लेना। ये तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म कर देगी और तुम्हें एक अमीर लड़की बना देगी, बिल्कुल तुम्हारी दोस्त शेफाली की तरह। तालाब की बातें सुनकर प्रियंका बहुत खुश होती है और घर जाकर अपने कमरे में बैठकर फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, कृपया करके हमारी इस गरीबी को मिटा दो और मुझे एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ रह सकूं और उसमें जरूरत की सारी चीजें हो और उसमें ढेर सारी फ्रॉक, गाउन, लहंगे आदि हो। प्रियंका के इतना कहते ही फ्रॉक के आसपास ढेर सारे स्पार्कल्स गिरते हैं और वो सारे स्पार्कल्स एक घर में बदल जाते हैं और प्रियंका अपना छोटा सा घर एक बड़े घर में देखकर बहुत खुश होती है। और ये सब देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। तभी प्रियंका अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और उसके माता पिता भी तालाब का धन्यवाद करते हैं। प्रियंका और प्रियंका के माता पिता की वेशभूषा पूरी बदल जाती है और वो सभी बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, बिल्कुल रईस लोगों की तरह। फिर उसके बाद प्रियंका अपने घर में अपने माता पिता के साथ एक चक्कर लगाती है और देखती है, अरे वाह माँ, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर साड़ी और लहंगा रखे हैं और मेरे लिए देखो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक और गाउन रखी है। मुझे यकीन है कि ये सब जादुई तालाब का ही खेल है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इससे जो भी मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा और देखो ये बात सच हो गई। बेटा, तुम्हें ये जादुई फ्रॉक तालाब जी ने तो दी है, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना, जैसा कि उन्होंने तुम्हें बताया था, और तुम इससे दूसरे लोगों की मदद करना बेटा। पिताजी, हम अमीर जरूर बन गए और हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इस चिंता से मुक्त रहे कि मुझे किसी बात का लालच आ जाएगा। मैं हमेशा से ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सभी लोगों की मदद कर सकती हूँ और सभी को रोटी भी खिला सकती हूँ। हाँ, अब हम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ हम गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे और उन्हें रहने की जगह भी देंगे। प्रियंका के माता पिता बहुत खुश होते हैं और प्रियंका को गले से लगा लेते हैं। अब प्रियंका के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके पास एक बड़ा घर, जरूरत की सारी चीजें, ढेर सारे कपड़े, बहुत सारे मेकअप किट होती है। अब वो शेफाली से भी अमीर होती है और ये सब देख रही शेफाली प्रियंका के पास आती है और कहती है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब आगे से मैं तुम्हें कभी गलत नहीं कहूँगी और हम हमेशा साथ में खेला करेंगे। अरे तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और ये तो छोटी मोटी बात है जो हर दोस्त के बीच में हो जाती है। इस तरह शेफाली प्रियंका से माफी मांग लेती है और दोनों दोस्त फिर से दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद प्रियंका अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में हाथ बटाती है और गरीबों की सेवा करती है और अब प्रियंका और प्रियंका के माता पिता बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। बहुत समय पहले सीलमपुर गांव में रेखा अपनी बहन सोनम के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सोनम रेखा के माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था और दोनों बहनें अब अपने चाचा चाची के साथ रह रहे थे।
रेखा और सोनम के चाचा सुनील गांव में खेती बाड़ी किया करते थे और उनकी चाची अंजलि दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। अंजलि और सुनील की एक भी औलाद नहीं थी, इसलिए वो रेखा और सोनम को अपनी औलाद की तरह पालते थे और उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। सोनम रेखा से 2 वर्ष बड़ी थी और वो अपनी छोटी बहन रेखा को हमेशा ज्ञान की बातें ही बताती थी और उसे घर पर पढ़ाया भी करती थी। रेखा और सोनम के चाचा चाची बहुत गरीब थे। वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए रेखा और सोनम घर पर ही पढ़ लिया करती थी। सोनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो अपने पड़ोस के कुछ बच्चों से किताबें मांगकर पढ़ लिया करती और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन सुनील सोनम और रेखा को अपने पास बुलाता है। सुनो मेरी दोनों प्यारी बेटियां, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा जी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में उन्हें कोई भी अच्छा खासा मुनाफा नहीं हो पाता, इसलिए वे तुम्हें स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। परंतु तुम दोनों फिर भी बहुत ही होशियार हो और अपनी चाची को कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती हो। चाचा जी, चाची हमारी माँ के समान है, भला हम उनको निराश कैसे कर सकते हैं। बल्कि चाची जी हमारा सगी बेटियों की तरह ध्यान रखती है। वो हमें कभी भी हमारे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती। हाँ चाचा जी, दीदी एकदम सही कह रही है। चाची जी हमें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाती है और हमारा बिल्कुल सगी माँ की तरह ध्यान रखती है। तुम दोनों बहन बहुत ही संस्कारी हो, इसलिए मैं तुम दोनों बहनों के लिए कल जाकर स्कूल में एडमिशन कराने की बात करता हूँ। सुनील के इतना कहती ही सोनम और रेखा बहुत खुश हो जाती है कि अब वो दोनों स्कूल पढ़ने जाया करेंगी। परंतु सोनम सोच में पड़ जाती है कि अगर उनके चाचा जी अगर दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो घर का राशन कैसे चलेगा। इसलिए सोनम चाचा से कहती है, चाचा जी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, परंतु मुझे लगता है कि हमें रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देना चाहिए और मैं रेखा की किताबों से ही पढ़ लिया करूँगी। इससे हमारा खर्चा भी कम होगा और हम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ लिख कर आपका नाम भी रोशन करेंगे। यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनम बेटिया, हमें तुम दोनों बहनों के ऊपर बहुत ही गर्व है। मैं कल ही जाकर रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ और उसके लिए नए स्कूल ड्रेस और किताबें भी खरीद लेता हूँ। इतना कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है और गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। मेरी 2 बिटियाँ हैं जिनका नाम रेखा और सोनम है। मेरी दोनों बिटियाँ स्कूल में पढ़ने लायक है। मैं चाहता हूँ कि उनका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दो ताकि वह पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन कर सके। अरे सुनील, यह तू कैसी बातें कर रहा है। बिटिया पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुझे उससे घर के काम कराने चाहिए ताकि वह काम सीखकर अपने ससुराल में जाकर तेरी नाक ऊंचा कर सके। मुखिया जी, घर के काम करना और सिखाना यह सब तो बाद में भी हो सकता है, परंतु अभी हमें अपनी दोनों बिटिया को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य पीछे ही रह जाएगा। अरे सुनील, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लगता है तुझे कोई शहरी आकर पोपट बना रहा है। आखिर लड़कियों को पढ़ लिख कर भी तो घर का काम ही करना है, तो उन्हें पढ़ाकर क्या फायदा। मुखिया जी, मैं तो बस आपके पास यहाँ सिफारिश लेकर आया हूँ। अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं कल ही अपनी दोनों बिटिया को स्कूल भेज दूँ। देख सुनील, मेरा काम तो तुझे समझाने का है। अगर फिर भी तू नहीं समझना चाहता तो मैं तेरी दोनों बिटिया को एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने की इजाज़त दे देता हूँ। आगे चलकर इसका परिणाम तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुखिया के इतना समझाने के बाद भी सुनील मुखिया की बातों में नहीं आता और अपनी दोनों बेटियों सोनम और रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देता है और अगले ही दिन से रेखा और सोनम स्कूल पढ़ने जाने लगती है। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थी। वो कभी भी अपने चाचा चाची से फालतू की डिमांड नहीं करती थी और चुपचाप रूखा सूखा खाकर ही उनके साथ हंसी खुशी से रहती थी। ऐसे ही कुछ सालों बाद दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब रेखा और सोनम बड़ी हो जाती है और अब उनकी चाची को घर का कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। रेखा और सोनम अकेली ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। इस वजह से उनके चाचा चाची बहुत खुश रहते थे। सुनील को अब रेखा और सोनम की शादी की चिंता होने लगती है क्योंकि अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। परंतु सुनील के पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी जिससे वो रेखा और सोनम का विवाह कर सके। एक दिन सुनील अपनी पत्नी अंजलि से कहता है,
अंजलि, अब हमारी दोनों बिटिया बहुत ही बड़ी हो गई है, हमें उनके विवाह के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास जो गहने रखे हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर रेखा और सोनम का एक अच्छे घर में विवाह करा दे। मैं चाहता हूँ कि रेखा और सोनम का विवाह एक ऐसे घर में हो जहाँ 2 भाई हो, ताकि रेखा और सोनम अपने आगे का जीवन एक साथ ही रह सके। आप सही कह रहे हैं जी। मेरे पास जो गहने बचे हैं, मैं वो गहने लाकर आपको देती हूँ। आप शहर जाकर इन गहनों को बेच दीजिए और जो भी पैसे मिले उससे हम रेखा और सोनम का विवाह करेंगे। ये सब वहाँ सोनम खड़े खड़े सुन रही होती है और वो अपनी चाची जी के गहने अपने चाचा जी को बेचने नहीं देती। चाचा जी, ये गहने चाची जी के हैं, आप इन गहनों को ना बेचें। ये गहने हमारे पूर्वजों की निशानी है, आपको इन्हें नहीं बेचना चाहिए। हाँ बेटी, बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु ये गहने तुम दोनों से ज्यादा कीमती नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बहनों के विवाह में कोई भी कमी ना रहे। सोनम के इतना रोकने के बाद भी सुनील सोनम को समझा देता है और अंजलि के वो गहने लेकर शहर की ओर बेचने के लिए चला जाता है। शहर जाते वक्त सुनील को बहुत जोर से प्यास लगी होती है। तभी वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुकता है और वो गहने जमीन पर रख देता है और पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद जब सुनील अपने गहने देखता है तो वो गहने वहाँ नहीं होते। ये सब देख सुनील बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। सुनील को गहने खोने का इतना सदमा होता है कि वो नदी में गिर जाता है और नदी में डूबकर एक परी के पास पहुंच जाता है। परी को सुनील बेहोश अवस्था में मिलता है। परी सुनील को होश में लेकर आती है और सुनील से उसके दुख तकलीफ जानती है। सुनील अपनी सभी दुख तकलीफ परी को बताता है। ये सब सुनकर परी को सुनील पर बहुत तरस आता है कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए कितना परेशान है। ये सब सोचकर परी सुनील को 2 जादुई लहंगा देती है और कहती है, सुनील, ये 2 लहंगे मैं तुम्हारी 2 बेटियों के लिए दे रही हूँ। ये लहंगे कोई मामूली लहंगे नहीं हैं। ये सोने और चांदी के 2 जादुई लहंगे हैं जो तुम्हारी दोनों बेटियों की हमेशा रक्षा करेगा और कभी भी तुम्हारी दोनों बेटियों को मुसीबत में नहीं आने देगा। और तुम इस लहंगे की मदद से अपनी दोनों बेटियों का विवाह बिना दहेज के कर सकते हो। इस लहंगे के पहनते ही तुम्हारी दोनों बेटियां राजकुमारी की तरह दिखने लगेगी और तुम्हें बिल्कुल भी दहेज देना नहीं पड़ेगा। सुनील परी से वो जादुई लहंगे ले लेता है और परी को धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। सुनील अपनी पत्नी अंजलि को सारी बातें बताता है। ये सब सुन अंजलि अपने पति सुनील को जीवित देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति से लहंगा लेकर अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। सोनम और रेखा दोनों लहंगा लेकर पहनती है और पहनती ही दोनों बहनें राजकुमारी की तरह दिखने लगती है। दोनों बहनें अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित लगने लगती है। जब दोनों बहनों को गांव के लोग देखते हैं तो उनकी बहुत तारीफें करते हैं और धीरे धीरे दोनों बहनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। और ऐसे ही सोनम और रेखा के खूबसूरत होने की खबर महाराज प्रताप सिंह को लगती है। महाराज प्रताप सिंह के 2 बेटे थे, सोहन और मोहन। महाराज प्रताप सिंह सुनील के घर अपने दोनों बेटों के विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सुनील, हमें तुम्हारी दोनों बेटियां खूब भा गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटियों से कराए। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? अरे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला हमें इससे क्या शिकायत होगा? आपके दोनों बेटे बहुत ही कुशल हैं। और इस तरह रेखा और सोनम का विवाह महाराज प्रताप सिंह के बेटे सोहन और मोहन से हो जाता है और रेखा और सोनम अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।